नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 इसकी 3 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं और तीसरी और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को समझा था और उसके कुछ उदाहरण हमने देखे थे जिसमें sp, sp2 और sp3 थे। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें d ऑर्बिटल या d कक्षक भी शामिल होता है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षा सिद्धांत की बात करेंगे और साथ में हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध की बात भी करेंगे। डी कक्षक वाले तत्वों में संकरण, इसका पहला उदाहरण है sp3d संकरण। जब एक s, 3p तथा 1d, कुल कितने हो गए 5। जब ये 5 मिलेंगे तो कितने नए कक्षक बनेंगे? 5 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल PCl5 है, आप देख रहे हैं। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं, जब 5 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है या ज्यामिति कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विसमतलीय। तो यहाँ आप देख रहे हैं P फास्फोरस की हम बात करें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो हैं किसमें? 3s में और 3 p में। जब एक्साइटेड स्टेट आती है तो एक s इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? d में। तो एक s, 3p और 1d ये आपस में संकरित हो जाएंगे और संकरण के बाद कैसा बना लेंगे? ये संकरित कक्षक sp3d। जब ये संकरित कक्षक बन जाएंगे पांचों, तब इनमें जाकर Cl क्या करेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा और ओवरलैपिंग करके 5 नए सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। एक और उदाहरण देखें इसका, sp3d2 संकरण। नाम से आपके समझ में आ रहा होगा, एक s, p3 मतलब 3p और d2 मतलब 2d। एक s, 3p और 2d कक्षक जब आपस में संकरित होंगे तो कुल कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनेंगे। इसका उदाहरण SF6 है। यहाँ देखें सल्फर हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 16 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद 3s2 3p4 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 है। इसके बाद क्या हुआ? जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन s से और एक इलेक्ट्रॉन p से किसमें पहुंच जाएगा? d में। तो अब एक s, 3p और 2d, इन सभी 6 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपस में कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या बनाएंगे? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुल 6 बन जाएंगे और फिर उसके बाद फ्लोरीन इससे आकर ओवरलैपिंग कर लेता है और SF6 बना लेता है। ज्यामिति कितनी इसकी? sp3d2 इसका संकरण है और ज्यामिति इसकी ऑक्टाहेड्रल है। ये हम देख चुके हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होता है। जबकि PCl5 का जो पहला केस बात करा था उसमें 3 कोण 120 डिग्री के और 2 90 के होते हैं। इसको हमने पिछली क्लास में सीखा था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। ये आप समझ लें कि जिस प्रकार एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, इसी प्रकार मॉलिक्यूल में किसमें रहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति के परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। परमाणु कक्षक एक केंद्रीय होते हैं जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं। यानी कि परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी के नाभिक से आकर्षित रहेगा, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उन सब के नाभिक से आकर्षित रहते हैं। 2 परमाणु कक्षक मिलकर 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। एक कहलाता है आबंधन आणविक कक्षक जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा हमेशा प्रति आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। परमाणु कक्षक के अनुसार अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। परमाणु कक्षकों के समान आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण आपबाउ सिद्धांत के अनुसार होता है। ये जो 2 बातें हैं उसको जब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और गहराई से बात समझ में आ जाएगी। आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षकों को तरंग फलन साई द्वारा प्रेजेंट करते हैं। यह फलन इलेक्ट्रॉन के आयाम को दर्शाता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्रों के लिए एक सन्निकटन विधि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल काम में लेते हैं।
अब उस उदाहरण से समझें तो बात आपके समझ में आएगी। माना दो हाइड्रोजन परमाणुओं जिनके तरंग फलन साई ए और साई बी हैं। पहले जब हम कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे तो आपको याद हो तो हमने कहा था उसके इलेक्ट्रॉन ई ए और ई बी हैं। या हम बात किसी कर रहे हैं साई ए और साई बी, क्योंकि हम उसको वेव फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं। तो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों का योग एवं अंतर इस प्रकार होगा। इनमें जो ओवरलैपिंग होता है एक दो प्रकार से होगा, एक होगा एडिशन ओवरलैपिंग और एक रहता है सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। इसे कहते हैं योग अतिव्यापन और व्यवकलन अतिव्यापन। तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, बहुत गहराई से बात को समझें, अब उदाहरण से बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब दो परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे और मिलने पर उनमें एडिशन ओवरलैपिंग होगा, यानी कि उनमें योग अतिव्यापन होगा, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी कि आबंधन अणुकक्षक बनता है। और ये जो आबंधन अणुकक्षक है इसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में या एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है। दूसरी बात, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है, व्यवकलन अतिव्यापन होता है, तो उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ऐसे आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है और इनको प्रति आबंधन अणुकक्षक कहते हैं। तो आबंधन अणुकक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन हुए? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब एडिशन ओवरलैपिंग होगा और इनकी ऊर्जा मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंटी बॉन्डिंग जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और इसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। सिग्मा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा किससे बनता है? ये बनता है एडिशन ओवरलैपिंग से, यानी कि साई ए प्लस साई बी, और सिग्मा स्टार बनेगा सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से, यानी कि साई ए माइनस साई बी। इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, जिसे सिग्मा स्टार से प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा सिग्मा क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। संयोग करने वाले परमाणुओं की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान होनी चाहिए। देखो ये जरूरी शर्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परमाणु के कक्षक जिसकी ऊर्जा कम हो, एक कक्षक जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो, वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही बनेंगे जिनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग समान होगी। दूसरी बात, संयोग करने वाले परमाणु कक्षक की समान सममिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि px py के साथ ओवरलैपिंग कर ले या px pz के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले। समान सममिति होनी चाहिए। px px के साथ, py py के साथ और pz pz के साथ ही मिलकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों का अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जितना अधिक अतिव्यापन होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आणविक कक्षकों के प्रकार। द्विपरमाणविक अणुओं में आणविक कक्षकों को सिग्मा पाई तथा डेल्टा द्वारा डेजिग्नेट करते हैं या नामित करते हैं। यदि अंतरनाभिकीय अक्ष को z दिशा में लिया जाए तो दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रेखीय संयोग से दो सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं। इन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz कहते हैं। सिग्मा 2pz का मतलब ये बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध अक्ष के सममित नहीं होते। ऐसे आणविक कक्षकों से पाई आणविक कक्षक बनते हैं। इन्हें पाई तथा पाई स्टार कहते हैं। बात को समझो। देखो हम ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं यदि हम z एक्सिस पर माने, मॉलिक्यूलर एक्सिस को हम किस पर माने? z एक्सिस पर माने, तो z एक्सिस पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ जो बनेंगे वो सिग्मा ऑर्बिटल बनेंगे या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और ये दो प्रकार के बनेंगे, एक बॉन्डी और एंटी बॉन्डिंग। जब z किस पर आ गया? मॉलिक्यूलर एक्सिस पर, तो px और py किस पर चले गए? उसके परपेंडिकुलर हो गए। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो ये आपस में फिर अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ये कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और आप जानते हैं जब कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो px का px से और py का py से जब होगा तो वो क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी दो प्रकार के होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को पाई से और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से प्रेजेंट करते हैं। आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप देखें इनका ऊर्जा स्तर आरेख
ऊर्जाएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं, यह आप एक तो यह बात दिमाग में रख लें कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग से ज़्यादा होगी। तो सिग्मा 1s की तुलना में सिग्मा 1s स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा, सिग्मा 2s से सिग्मा 2s स्टार की ज़्यादा, फिर उससे अधिक है 2px और 2py, इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर होती है। उससे अधिक 2pz और उससे ज़्यादा पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी आपस में बराबर, और सबसे अधिक होती है सिग्मा स्टार 2pz यानी कि एंटी बॉन्डिंग 2pz की। यदि हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अन्य डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके अणुओं के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, यहाँ अंतर आया आप देखें। वहाँ 2px और 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम थी, यहाँ सिग्मा 2pz की कम है, 2px और 2py की ज़्यादा है उससे, और उसके बाद वही आएगा सिग्मा स्टार 2px तथा सिग्मा स्टार 2py। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अणुओं का स्थायित्व। यदि आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि Nb, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनको हम Nb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रति आबंधित कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na से अधिक हो तो अणु स्थायी होगा। कहने का मतलब ये कि यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग की तुलना में, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा और एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन यदि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा हो बॉन्डिंग की तुलना में तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, वह अणु अस्थायी होगा। आबंध कोटि। आबंध आणविक कक्षकों तथा प्रति आबंध आणविक कक्षकों यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या के अंतर के आधे को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि कहते हैं। इन दोनों बातों का भी आप एक आगे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। आबंध कोटि बराबर हाफ Nb माइनस Na, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दो और उसका आधा कर दो तो क्या आ जाता है, आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंध की संख्या को दर्शाती है कि उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आबंध कोटि 1, 2, 3 हो तो उसमें क्रमशः सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध उपस्थित होते हैं। आबंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने ये पहली कक्षा में भी बात की थी कि जितना बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। याद करो हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात की थी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड की ओर, वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है और जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। यदि किसी अणु में एक या अधिक आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो अनुचुंबकीय होगा। यानी कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, या तो उसमें यदि सभी भर जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। यदि किसी अणु में एक या अधिक आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अणु अनुचुंबकीय होगा। कहने का मतलब ये कि चाहे बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, यदि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि दो ना होकर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यदि सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होंगे, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, पेयर्ड होंगे, तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय होता है। समनाभिकीय द्विपरमाण्विक अणुओं में आबंधन, ये जैसा मैं पहले आपसे कह रहा था, आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो बात और अधिक समझ में आ जाएगी। पहले एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन अणु। दो हाइड्रोजन परमाणु जिनके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है के संयोजन से हाइड्रोजन अणु बनता है। यानी कि हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास पास आएंगे। यही कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी कह रही थी, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है। हम जानते हैं जो हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s2। हाइड्रोजन अणु, इसमें आबंध कोटि, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 - 0/2 मतलब 1। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आए हुए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आए हुए हैं, इसलिए इसमें दोनों में एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। हीलियम की बात करें,
हीलियम के एक एटम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एटम में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो आ जाएंगे 1s बॉन्डिंग में और 2 आ जाएंगे 1s एंटी बॉन्डिंग में। इससे पहले हमने हाइड्रोजन का केस देखा था, तो हाइड्रोजन केस में क्या था, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो एक एक थे, तो पहले किस में आएंगे, दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, तो पहले बॉन्डिंग बढ़ जाता था और हाइड्रोजन केस में एंटी बॉन्डिंग खाली रहता था। जहाँ पर बॉन्डिंग में भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। जब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ 2 - 2, क्योंकि NB - Na, NB में भी 2 हैं, Na में भी 2 हैं, तो क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0। इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, क्योंकि आबंध कोटि शून्य है, अतः इस अणु का अस्तित्व नहीं होता है। लिथियम अणु, लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है। प्रत्येक लिथियम परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, अतः लिथियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 होगा। यानी कि इसमें जो 2s ऑर्बिटल है उसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अब इसमें हम देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सिग्मा 1s में, एक सिग्मा 2s में, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 4 - 2 = 1, यानी कि लिथियम के जो एटम्स हैं उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। और चूंकि इसमें एक भी ऑर्बिटल आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगा। कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं, इसको और समझें गहराई से। जैसे बोरोन है, ये बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन की वो स्थिति है जब 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की बात करें तो यहाँ 2s और 2p आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो नीचे आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, आप जरा यहाँ ध्यान से देखें, एक पाई 2p लिख रहा है और सिग्मा 2p लिखा हुआ है। तो जब 2s और 2p आपस में मिक्स हो रहे हैं बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में, तो यहाँ पाई 2p की एनर्जी कम है। और जब 2s और 2p आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में आप देख रहे हैं यहाँ पाई 2p की एनर्जी सिग्मा 2p से अधिक हो गई है। ये मिक्सिंग है, ये आप और डिटेल आगे की क्लासों में गहराई से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जैसे बोरॉन की। बोरॉन में आप देख रहे हैं सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s में, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि बोरॉन का में एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। तो 2s2 के तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक के और 2, तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन, एक आ गया सिग्मा 2s में, एक आ गया सिग्मा स्टार 2s में। अब बच गए 2p के एक इलेक्ट्रॉन, तो एक आ गया पाई 2px में और एक पाई 2py में। तो आपको दोनों में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग इसका खाली पड़ा है। तब जब इसमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो कैसा होगा, ये होगा अनुचुंबकीय। और इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग में देखो आप 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 ही हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो एक बॉन्ड होगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन में आप देखें दोनों एटम्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से में, p ऑर्बिटल में, और ये किस में आ जाएंगे, ये पाई 2p में आ जाते हैं। इस प्रकार से पाई 2px और पाई 2py पूरा भर जाता है, जबकि सिग्मा 2pz इसमें खाली रहता है। वहीं नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz भी भर जाता है। तो कार्बन का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपके समझ में आ रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में, 2 किस में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन का केस देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो आ गए बॉन्डिंग में, आप देख रहे हैं 2 2 4 और 2 6, यानी कि सिग्मा 2s, इसके अलावा पाई 2px 2py और सिग्मा 2pz। तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2s में। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में अब इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग वाले पूरे भर गए तो एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में चले गए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और पाई 2py में है, ये अलग अलग हैं, ये अयुग्मित हैं। इस कारण से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। यह बात ध्यान से समझने की है। कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी या सहसंयोजक बंध सिद्धांत यह नहीं समझा पाया था कि ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि उसके अनुसार तो वहाँ पूरे ऑर्बिटल भर जाते थे। लेकिन MOT के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यह कैसा होगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगा।
फ्लोरीन में आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन तो आपको बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, और इसके अलावा 6 आपको किस में दिख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में। तो 8 - 6/2 यानी कि फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। वही नियॉन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में पहुंच जाएंगे, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी। इसमें इसका मतलब नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। इसका मतलब यह है कि नियॉन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा। इसके आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध। आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु जब किसी दूसरे विद्युत ऋणी परमाणुओं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ नया बंध बनाता है तो इसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। इसकी बंध सामर्थ्य सह संयोजक आबंध से बहुत कम होती है। हाइड्रोजन आबंध को डॉटेड रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझने की कोशिश करें, हाइड्रोजन पहले से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो वो पार्शियल पॉजिटिव है। जब इस पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन आ जाएगा तो उसके साथ एक नया बंध बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत वीक होता है। यह 2 मॉलिक्यूल के बीच बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन के द्वारा या बिंदुदार रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कि यह बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल के बीच बनता है। यह आबंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के 2 अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। उदाहरण जैसे HF या जल या एल्कोहल, कि HF का एक अणु और HF का दूसरा अणु, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु है एक HF का, वो दूसरे HF के F से फ्लोरीन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। इसी प्रकार जल में एक जल का ऑक्सीजन एटम दूसरे जल के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और इसी प्रकार से अल्कोहल में भी होता है। क्योंकि ये 2 अलग अलग अणुओं के मध्य बन रहे हैं, इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। दूसरे प्रकार का होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। यह आबंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आप देख रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और जो OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका H, इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। तो हाइड्रोजन आबंध आपके समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आबंध जब हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन किसी दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा फ्लोरीन के पास आ जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इस कक्षा में हमने ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना था जिसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, जिसमें हमने उदाहरण लिए थे sp3d, sp3d2 का। इसके अलावा जब हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की या आणविक कक्षक सिद्धांत की बात की, फिर उसमें हमने तरंग फलन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के निर्माण को समझाया था और ये बताया था कि जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसको हम एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में आने से एडिशन ओवरलैपिंग होता है, जबकि जब सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसको हमने गहराई से सीखा था। फिर हमने सीखा इसके बाद में कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब के मॉलिक्यूल का किस प्रकार निर्माण होगा। हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी जाना, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी सीखा। और साथ साथ हमने यहाँ पर हमने आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर को निकालना भी सीखा था। और यह भी हमने जाना था कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही स्ट्रांग होता है, यानी उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो उतना ही अधिक होता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। उसके बाद जो हमने जाना वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जाना। लास्ट में हमने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वह बंध है जब आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी परमाणु
जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन के संपर्क में आता है तो उससे एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में कम होती है। और सबसे अंत में हमने जाना कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर जब दो अणुओं के मध्य बने, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर जब एक ही अणु के मध्य बने। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर 4 है उसको हमने 4 क्लासों में डिटेल में हमने सीखा है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन देख सकते हैं और साथ साथ इन 4 क्लासों को भी जब सामने रखकर आप पढ़ते चले जाएंगे तो ये वाला चैप्टर, ये अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।